नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे G7 में मोदी का मंत्र। इस वक्त G7 देशों की बैठक कनाडा में चल रही है। दुनिया के एलिट शहरों की बैठक भारत के लिए बहुत खास है क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार विदेश के दौरे पर हैं। G7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। इसी तनाव के चलते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौट आए, जिसे लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने तंज कसा तो ट्रंप ने भी इमैनुअल मैक्रो को पब्लिसिटी सीकर बता दिया। लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कनाडा दौरा कई मायनों में खास है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। G7 का ग्लोबल मंच, पीएम मोदी का पावर पंच, कनाडा के साथ रिश्तों की नई शुरुआत। वर्ल्ड लीडर से मुलाकात, कई मुद्दों पर बात। कूटनीति का मोदी चैप्टर, जंग में अमन फैक्टर। इस वक्त मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल के बीच जंग छिड़ी हुई है। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के तमाम देशों के बड़े बड़े नेता कनाडा में हैं, जहां ये तमाम बड़े नेता G7 की बैठक में हिस्सा लेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री G7 समिट में हिस्सा लेने कनाडा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इस समिट में भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर शामिल हुआ है। पीएम मोदी का ये कनाडा दौरा कई मायनों में खास है क्योंकि साल 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला कनाडा दौरा है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला विदेश दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को भारत और कनाडा के संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के आपसी रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। बीते 10 सालों में जस्टिन ट्रूडो की वजह से भारत कनाडा के रिश्तों में आई खटास के बाद यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मार्क कार्नी के लिए भी खास है, क्योंकि इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी के बीच होने वाली मीटिंग में दोनों देशों के रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने के लिए कई अहम फैसले हो सकते हैं। आई थिंक उनकी इस विजिट से भारत और कनाडा के बीच में जो एक ट्रेड की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूँ, और दूसरा आई थिंक नॉट ओनली ट्रेड बट लोगों का टूरिज़्म और कैनेडियन इकॉनमी से बहुत सारी चीज़ें जो भारत में जा सकती हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हैं, पल्सेस हैं, मेटल्स हैं, ऑयल है, और हमारी भी जो कुछ कंपनियां हैं जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं नई नैनो टेक्नोलॉजी। तो ऐसी हम पॉजिटिव थिंग्स अगर लीडरशिप
दोनों रीसेट हो जाएं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने साल 2023 में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया था और तभी से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ने लगे। इस दौरान समय समय पर कनाडा के अलग अलग प्रांतों में खालिस्तानी विरोध प्रदर्शन और गतिविधियां भी देखने को मिली थी। अब जब ट्रूडो की सत्ता से विदाई हो चुकी है और मार्क कार्नी को कनाडा की कमान मिल चुकी है, तो खालिस्तान पर नकेल कसने के लिए भारत कनाडा से बात कर सकता है। पूरे दुनिया में अभी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है और भारत जहाँ से बहुत सारे हमारे जैसे इमिग्रेंट्स आते हैं, कनाडा में हाउसेस कंस्ट्रक्शन में भी ज़रूरत है वर्कर्स की, और आई थिंक दोनों साइड से हमें बेनिफिट होगा अगर दोनों कंट्रीज़ आपस में इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करें और ट्रेड को डबल या ट्रिपल करने की गुंजाइश रखे तो ये बढ़िया रहेगा। यानी शिखर सम्मेलन दोनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने का सुनहरा मौका है। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ साथ द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। G7 समिट में पीएम मोदी जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्रीक स्टारमर और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे। समिट के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। इस बार का G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाएगा, जलवायु परिवर्तन पर बातचीत होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और भू राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट को बीच में ही छोड़कर वापस अमेरिका लौट आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में हो रही G7 बैठक में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन तय कार्यक्रम से पहले ही समिट से विदा ले ली। ट्रंप के जाने के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा कि वो इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर पर काम करने के लिए गए हैं। इसके कुछ ही देर बाद ट्रंप ने भी मैक्रो को करारा जवाब दिया और समिट को छोड़ने का कारण भी बताया। ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रो को पब्लिसिटी सीकर कहा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रचार की चाह रखने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गलती से कहा कि मैं कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन छोड़कर वापस जा रहा हूं ताकि इजरायल और ईरान के बीच युद्ध विराम पर काम कर सकूं। गलत बात। उन्हें पता ही नहीं है कि मैं वापस वॉशिंगटन क्यों आया हूं, लेकिन यह पक्का है कि इसका सीज फायर से कोई लेना देना नहीं है। इससे कहीं ज्यादा बड़ा काम है। इमैनुअल हमेशा गलत ही बोलते हैं। ट्रंप ने ईरान को दी चेतावनी।
ट्रंप सिर्फ बैठक छोड़कर नहीं गए, जाते जाते उन्होंने तेहरान के लोगों को राजधानी खाली करने तक की चेतावनी दे डाली। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर खुला इशारा दे दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो अमेरिका सीधे सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार रहने का आदेश दिया। दरअसल मिडिल ईस्ट में बढ़ती जंग की आग और वॉशिंगटन में बदलते हालातों पर सीधा कंट्रोल रखना चाहते हैं ट्रंप। यही वजह है कि वो G7 समिट को बीच में छोड़कर वापस लौट आए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप G7 समिट को बीच में छोड़ आए हों। इससे पहले भी ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा ही कर चुके हैं। 2018 में भी ट्रंप ने क्यूबेक में चल रही समिट अधूरी छोड़ी थी और सिंगापुर रवाना हो गए थे, जहां उनकी ऐतिहासिक मुलाकात उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से होनी थी। उस साल ट्रंप ने पहले से तय साझा बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था और कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बेईमान और कमजोर तक कह डाला था। उस वक्त भी दुनिया के कई बड़े नेताओं को ट्रंप की अचानक विदाई से धक्का लगा था। अब ट्रंप ने एक बार फिर अहम बैठक को छोड़कर इतिहास दोहराया है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चलते रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल डील्स हो, क्लाइमेट समिट या फिर G7 जैसे मंच। अगर उन्हें लगे कि घरेलू मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं, तो वो बाहर की बैठकों को छोड़ना गलत नहीं समझते। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यही दिखाया है। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली देशों का एक समूह है। इन बैठकों में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाती है और नीतियों को आकार दिया जाता है। G7 की बैठकों में लिए गए निर्णय वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति पर खासा प्रभाव डालते हैं। G7 की शुरुआत 1975 में G6 के रूप में हुई थी, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल था। साल 1976 में कनाडा के सदस्य बनने के बाद ये G7 बन गया। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद ये G8 बन गया, लेकिन 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को निलंबित कर दिया गया और समूह फिर से G7 बन गया। हर साल एक सदस्य G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है, एजेंडा निर्धारित करता है और मेहमानों को आमंत्रित करता है, जिनमें G7 के सदस्य देशों के साथ साथ भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल होते हैं। लेकिन सवाल है कि वैश्विक राजनीति के लिए G7 इतना खास क्यों है? अब जरा वो भी समझ लीजिए। ग्राफिक के जरिए आपको बताने का प्रयास करेंगे। G7 एक ग्लोबल पॉलिसी फोरम है। इसमें शामिल 7 देश मिलकर पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अर्थव्यवस्था की नजर से दुनिया के 9 सबसे बड़े देशों में से 7 G7 में हैं। G7 के 7 देशों की अर्थव्यवस्था करीब $45 ट्रिलियन है।
दुनिया की जीडीपी में इन 7 देशों की हिस्सेदारी करीब 43% है। प्रति व्यक्ति आय के मामलों में दुनिया के 15 टॉप देशों में से 7 G7 के सदस्य हैं। G7 देश दुनिया के 10 सबसे बड़े निर्यातकों में भी शामिल हैं। इसके अलावा G7 के सदस्य देश यूनाइटेड नेशंस को डोनेशन देने वाले टॉप 10 देशों की सूची में भी शामिल हैं। अब जो ग्रुप पूरे विश्व में इस तरह की भूमिका निभा रहे हों, तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि दुनिया की राजनीति में G7 की क्या भूमिका है। वैसे G7 देशों ने अतीत में मनरोबिल, न्यूक्लियर डिजास्टर, HIV एड्स और मलेरिया के लिए फंड जुटाने, क्लाइमेट चेंज से निपटने और लैंगिक समानता जैसे मामलों में बड़ी भूमिका निभाई है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। भारत को अब तक 10 से ज्यादा बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जा चुका है। भारत की G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का इतिहास काफी पुराना है। भारत को पहला आमंत्रण 2003 में मिला था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी विशेष अतिथि के तौर पर फ्रांस में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 2005 से 2009 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हर साल इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेते रहे हैं। इसके बाद भी भारत को कई बार G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G शिखर सम्मेलन का हिस्सा बने हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कब कहां G7 समिट का हिस्सा बन चुके हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। साल 2019 फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में पहली बार शामिल हुए। साल 2020 अमेरिका में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोरोना की वजह से ये शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया गया था। साल 2021 यूके में आयोजित वर्चुअल G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साल 2022 जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। साल 2023 जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। साल 2024 इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 2025 कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं, जो अभी चल रहा है। दरअसल भारत एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी है और ग्लोबल साउथ में एक प्रमुख आवाज भी। उसकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उसे वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भागीदारी बनाती है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक प्रमुख स्तंभ है। उसकी आर्थिक स्थिरता और विकास दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए खास है। साथ ही भारत जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। भारत जटिल परिवर्तन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उसकी तकनीकी प्रगति और डिजिटल पहल दुनिया भर में प्रभाव डाल रही है। G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले देश संतुलित वैश्विक समाधानों के लिए भारत का इनपुट चाहते हैं। भारत की भागीदारी से वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समाधान में मदद मिलती है। इन्हीं कारणों से भारत को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। भले ही भारत स्थायी सदस्य नहीं है, यह वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख का सबसे बड़ा उदाहरण है और भारत की ये साख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और बढ़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 11 साल के कार्यकाल में कूटनीतिक मोर्चे पर काफी ज्यादा काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 11 सालों में बड़े से बड़ा काम देश और छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम और छोटे से छोटा काम भी किया है। साथ ही साथ बड़े से बड़ा देश और छोटे से छोटे देश का भी दौरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस देश में गए हैं जहां कोई भारतीय प्रधानमंत्री सालों से नहीं पहुंचता था। G7 शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय वार्ता खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा से सीधे क्रोएशिया के लिए रवाना हो जाएंगे।
किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा होगी, जो दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी। तो G7 में मोदी का मंत्र किस तरीके से काम कर रहा है और G7 में भारत की क्या भूमिका है, इस पे हमने विस्तार से प्रकाश डाला। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।